नमस्कार। परिवर्तन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत। पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसका उल्लेख भाग 4 में था। आज हम लोग भाग 4 क को पढ़ेंगे। यह एक नया भाग है, बाद में जोड़ा गया था। आपको बता दें कि जब संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे संविधान में मूल कर्तव्य की जो व्यवस्था थी वह नहीं थी। इसे बाद में जोड़ा गया। सरकार ने यह सोचा था कि नागरिकों को तो मौलिक अधिकार दे दिए गए, बहुत सारे अधिकार इनको दे दिए गए थे, बहुत सारी शक्तियां इनको प्रदान कर दी गई थी, क्या इनका अधिकार भी होगा? तो यह सोच के मौलिक अधिकार तो दे दिए गए, मौलिक कर्तव्य को बाद में संविधान में जोड़ा गया था। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कब जोड़ा गया था, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे, बाद में कितने मौलिक कर्तव्य हुए, इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। कौन सा मौलिक कर्तव्य किस स्थान पर है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 9वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, 3रा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, 7वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, या 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। तो उसके बारे में हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर से सुन लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य से किस देश से लिया गया है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, किस भाग में जोड़ा गया, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, बाद में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मतलब वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, कौन से नंबर पर कौन सा मौलिक कर्तव्य है। एकदम क्रम से इसको याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन बहुत से देखेंगे गांव में, हर गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालयों के दीवारों पर लिखा गया है। तो कुछ नहीं, 2 दिन 3 दिन पर जाकर एक बार उसको खड़े होकर 5 मिनट का काम है, एक बार देख लिया करें, वह आपको याद हो जाएगा। किताबों में दिया गया, किताबों से आपको परहेज है, किताबों के पास आप जाएंगे नहीं, तो जैसे भी आप याद कर सकें। और कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसको भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्रम से भी पूछ सकता है कि किस क्रम पर कौन सा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, 7वां क्या कहता है, 5वां क्या कहता है, चौथा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, 10वां क्या कहता है। इसके बारे में हम लोगों को याद करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में कि मौलिक कर्तव्य क्या है। मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि जब सरकार ने यह देखा कि हमने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दे दिए, भाग 3 में जिसको आपने पढ़ा, क्या इनका मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे मैंने पहले से ही लिख दिया है, जगह नहीं है कि इसको हम आपको लिख के बताएं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि सरकार ने सोचा कि क्या इनको मौलिक इनका कर्तव्य भी होना चाहिए, तो एक समिति का गठन किया गया, एक समिति का गठन किया गया, और उस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। कहा गया कि आप पता करें, इस समिति को कहा गया कि क्या मौलिक कर्तव्य भी होना चाहिए नागरिकों को, तो इस समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह पेश किया, बताया कि हाँ, कर्तव्य भी होना चाहिए, क्योंकि अधिकार ही नहीं होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने घर में हैं, आपको शिक्षा प्राप्त करने का, आपको तैयारी करने का सारा अधिकार आपको है। अगर आपके पिताजी जबरदस्ती कहते हैं कि चलिए हटो, पढ़ाई लिखाई नहीं करो, चलो कमाओ, तो आप वहाँ पर विद्रोह करेंगे। लेकिन पिताजी सारी फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, आपके हर सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, आपकी हर जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, तो आपका अधिकार था, उस अधिकार के तहत उन्होंने आपका कार्य किया, आपके प्रति वो सजग थे। लेकिन आपका भी कर्तव्य तो बनेगा। क्या कर्तव्य बनेगा? कर्तव्य आपका होगा कि अगर हमारे पिताजी ने या हमको इतना अधिकार दिया गया है, तो हमारा यह कर्तव्य होगा कि मेहनत से हम पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि आपको गाड़ी खरीद के दे दिए कि जाओ आप कोचिंग जाओ, आप स्कूल जाओ, तो आप पता चला कि आप कहीं चले गए सिनेमा हॉल में या थिएटर में जाके मूवी देखने लगे, या कहीं चले गए घूमने, तो यह आप अपने कर्तव्य से क्या कर रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। तो आपका कर्तव्य भी उसी तरह नागरिकों का भी कर्तव्य होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। देखिए एक बार हम
पढ़ा रहे थे तो एक स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस में, तो एक स्टूडेंट जो था वो कह रहा था कि सर हमने कहा कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया, तो वो कह रहा कि इंग्लैंड से लिया गया है, सॉरी अमेरिका से लिया गया है। तो हमने कहा कि नहीं, मूल कर्तव्य जो है वो रूस से लिया गया है। तो कह रहा कि नहीं सर, हमको बताया गया है वह मौलिक कर्तव्य होता है। अब देखिए, फंडामेंटल दोनों की ही बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स। अब वह मूल और मौलिक को अलग अलग समझ रहे थे, तो ऐसा नहीं करेंगे। मूल कह लीजिए चाहे मौलिक कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो मौलिक शब्द जुड़ा था तो वो कह रहे थे कि अमेरिका से है, और मूल शब्द जुड़ा तो नहीं सर ये तो गलत है। ऐसा नहीं होता है, मूल कह लीजिए चाहे मौलिक कह लीजिए, एक ही बात है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, ठीक है। चलिए, अब इसमें देखा जाता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और संविधान में संशोधन किया गया। और कौन सा संशोधन किया गया, तो आपको बता देते हैं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ, और कब हुआ, 1976 में हुआ। देखिए, 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को लाया गया, और इसके तहत क्या किया गया, भाग 4 क जोड़ा गया, भाग 4 क, और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। आपने नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 पढ़ा था और अनुच्छेद 51 भी पढ़ा था। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की गई थी, शांति व्यवस्था की बात की गई थी कि राज्य करेगा, ठीक है। राज्य को यह निर्देश दिया गया था। अब यहाँ पर नागरिकों को सलाह दी जाएगी, ठीक है, कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, उसमें आपने क्या पढ़ा था, प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा या राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि, तो इसमें नागरिकों को निर्देश दिया जाएगा। तो क्वेश्चन रहेगा किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस सन में, 1976 में। किस भाग में, भाग 4 क में। आपके सामने रहेगा कि मूल कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में, तो भाग 4 रहेगा, भाग 4 क रहेगा। ध्यान रखना है, आप ट्रिक लगाएंगे भाग 4 क पे। कौन सा अनुच्छेद रहेगा, अनुच्छेद से आएगा तो 51 भी अनुच्छेद रहेगा, 51 का भी रहेगा, तो आपका उत्तर होगा 51 क। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया, जिसके तहत भाग 4 क जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, और उसके तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए आपके संविधान में। यानी प्रारंभ में कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 थे, और बाद में एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाएगा 11वां, यह 86वें संविधान संशोधन के तहत। 86वां संविधान संशोधन किया जाएगा, इसके तहत इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है, 11वें को। इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो आप यह ध्यान रखिएगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसके तहत कुल मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, यहीं तक थी, और बाद में इसको जोड़ा गया। तो इसको हम लोग फिर विधिवत पढ़ते हैं अभी। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक एक मौलिक कर्तव्य। अब वहां तक तो हो गया, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। किस समिति की सिफारिश पर, किस संशोधन के द्वारा, किस भाग में, किस अनुच्छेद में, कितने, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखिए क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि किस में या किस क्रम पर कौन सा मौलिक कर्तव्य आपको दिया गया है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि मौलिक कर्तव्य तीसरा क्या कहता है, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, वह उसे अक्षुण्य रखेंगे, इसकी बात की गई। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं एक एक करके। आप इसको पढ़िएगा अपने किताब से या जहां से आप इसको इकट्ठा करके पढ़ सकते हैं, तो इसको पढ़िएगा। अब यहाँ पर देखिएगा पहला मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। पहला मौलिक कर्तव्य कहता है संविधान का पालन करेंगे। देखिए सबसे बड़ा संविधान है, इसमें कहा गया है संविधान का पालन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं संविधान को हम नहीं मानते, ये गैर संवैधानिक बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान ही आपके राष्ट्र के कार्यों को संचालित करता है। सारे चीजें आपके राज्य में, सारे जो भी गतिविधियां हो रही हैं वह सब संविधान के अनुसार ही। तो संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों, ठीक है, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करेंगे, ठीक है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक आदर्श हैं, जो पद हैं,
जैसे इसमें राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, जो भी है, मुख्यमंत्री हैं, जो भी है, राज्यों के राज्यपाल हैं, उन आदर्शों का पालन करेंगे, संस्थाओं का पालन करेंगे, लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है, यूपीएससी है, जो भी है, उन संस्थाओं का पालन कर। राष्ट्र ध्वज, आप जानते हैं कि हमारे देश में एकता का प्रतीक है ये राष्ट्र ध्वज। हम लोग धार्मिक रूप से भले से अलग अलग हैं, धार्मिक रूप से अलग अलग प्रतीक के रूप में हम झंडा फहराते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की एकता की बात होती है तो हम राष्ट्र ध्वज के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। हम वहां पर नहीं कहते हैं कि हमारा यह झंडा नहीं है। हम अनेकता में एकता का प्रतीक क्या है? राष्ट्र ध्वज है। तो उसकी बात किया है कि राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करेंगे, यानी जो जन गण मन है उसका हम आदर करेंगे। राष्ट्र ध्वज का आदर आप जानते ही हैं कैसे है, उसको गंदे अवस्था में नहीं फहराया जा सकता, कटे फटे हों तो भी उसका अपमान नहीं किया जा सकता, उसको कहीं जमीन पर पड़ा हो तो उठाकर उसको कहीं साफ सुथरी जगह, अगर फटा कटा है तो साफ सुथरी जगह पर उसको कहीं उसका समाधान कर देना चाहिए। यह सब उसमें दिया गया है। तो यह उसका कहा गया कि पहले में क्या कहा, संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। राष्ट्रगान का आदर का मतलब अगर कहीं भी राष्ट्रगान आपके कान में सुनाई देता तो आप सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे। यानी जब हमारा देश गुलाम था तो देश को आजादी दिलाने में बहुत से क्रांतिकारियों ने अपने आहुति दी। ठीक है, तो उनको या उनके आदर्शों को हम अपने हृदय में संजोए रखेंगे। उनके प्रति हमारे मन में कोई निर्विवाद रूप से हम उनका सम्मान करेंगे, कोई उन पर टीका टिप्पणी नहीं होगी। सबकी उपलब्धियां हैं। कुछ लोग होते हैं उग्रवादी नेताओं का समर्थन करते हैं, कुछ उदारवादी नेताओं का समर्थन करते हैं, लेकिन इस देश की स्वतंत्रता में सबका योगदान है। ठीक है, तो किसी को हम अपशब्द नहीं कहेंगे। लोग ऐसा करते हैं, किसी की मूर्ति लगी है तो राजनीतिक विद्वेष बस तोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबका योगदान आपके देश की स्वतंत्रता में है। जो भी आपके क्रांतिकारी हैं, जो भी आदर्श हैं, तो उसी में कहा गया स्वतंत्रता दिलाने वाले, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखेंगे, अपना उनका सम्मान करेंगे। हृदय संजोए रखने का मतलब उनका हम सम्मान करेंगे। अब तीसरा क्या कहता है, भाग 4 का जो तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है, भारत की प्रभुता, प्रभुता मतलब संप्रभुता की बात किया है, यानी जो भारत को स्वतंत्रता दी गई है कि वह वैदेशिक मामलों में और आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, उसकी बात किया है। भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करेंगे तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। भारत की प्रभुता की, भारत की एकता की, भारत की अखंडता की रक्षा करेंगे। हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे देश की अखंडता को नुकसान पहुंचे। ठीक है, उसकी प्रभुता को कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, उसको हम उसकी रक्षा करेंगे तथा उसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे, यानी आगे भी उसको हम उसकी रक्षा करते रहेंगे। ठीक है, अगला है चौथा, देश की रक्षा करें। ठीक है, तथा आह्वान करने पर देश की सेवा करें। देश की रक्षा करें। ठीक है, देश की, यानी आपने अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में देखा था, उसी को देश यानी राज्य कहते हैं। ठीक है, उसमें जो भी चीजें हैं उसकी बात किया कि देश की रक्षा करें तथा बुलाए जाने पर हम देश की सेवा करें। जिस समय कोरोना महामारी चल रही है, ठीक है, या अभी बारिश का मौसम आने वाला है, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई दुर्भाग्यवश, तो अगर वहां पर आपकी जरूरत है तो उसको वहां पर आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, उसकी बात किया है। तो देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर देश की सेवा करें। यह कौन सा मौलिक कर्तव्य कहता है? चौथा कहता है। देखिए पांचवा थोड़ा सा बड़ा है, इसमें एक एक शब्द को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। भारत के सभी लोगों में समरसता, समरसता का मतलब बराबरी, प्रेम भाव, भातृत्व मतलब भाईचारा की भावना का विकास करें। सभी में समानता और भाईचारे की भावना का विकास करें। किसी को यह नहीं कहेंगे कि यह अछूत है या फला जाति का है या फला धर्म का है, इसको ऐसे देखा जाए इस भावना से, तो ऐसा नहीं। यह कर्तव्य है कि सबको एक भाव से देखा जाए। मनुष्य सभी है, वह दृष्टिकोण हम लोगों का बदल गया है। कई पहलू है इसको बदलने में, कई फैक्टर हैं,
हमारे सभी भाई बंधु हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन कुछ कारणवश हमारे दृष्टिकोण, हमारे चश्मे जो हैं वो बदल चुके हैं, इसके लेंस बदल चुके हैं, हम अलग अलग नज़रिए से सबको देखते हैं। ठीक है, तो यह चीज़ नहीं होनी चाहिए। भारत के सभी लोगों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। जो धर्म, देखिए यहाँ पर दिया है, जो धर्म से परे हो, भाषा से परे हो, क्षेत्र से परे हो, या वर्ग पर आधारित जो भी भेदभाव हो, इससे परे हो, समरसता और भ्रातृत्व का विकास करें। जो धर्म, क्षेत्र, जाति आदि से परे हो, आदि के भेदभाव से परे हो, तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का हम त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। जैसे आपने पढ़ाई की, आपने नौकरी पाली और आपने कहा कि हमको इतना दहेज मिलेगा तो हम शादी करेंगे, लेकिन देखिए यह तो अवैधानिक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, और यह स्त्रियों के सम्मान की क्या है, विरुद्ध है। ठीक है, तो ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए, ऐसी भावनाओं का त्याग करना चाहिए। छठा देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति। सामाजिक संस्कृति का मतलब होती है मिली जुली संस्कृति, कंपोजिट कल्चर। ठीक है, हमारे देश में अलग अलग कल्चर है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं, एक गांव में अलग संस्कृति, एक गांव में अलग संस्कृति, अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं। यहाँ तक अगर बहुत गहन अध्ययन करेंगे तो हर घर की अलग अलग संस्कृति है, तो यह संस्कृतियों से परिपूर्ण है। तो उसकी बात करेंगे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे। जो हमारी संस्कृति है, हमारी कल्चर है, इसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें तथा उसका परिरक्षण करें। यानी कल्चर का परिरक्षण का मतलब होता है उसकी रक्षा करें। ठीक है, अब आगे देखिए, सातवां, ये छठा था, यह सातवां है, यह आठवां है, या नौवां। ठीक है, सातवां क्या कहता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम बहुत अच्छा मानते हैं इसको, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रहते हो, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, यानी पर्यावरण में जो भी है उसके प्रति अपने मन में अच्छा भाव आप रखें। तो यह बात कही गई है कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मतलब यह नहीं कहें कि आज पूरब दिशा में नहीं जाना है, दिशा शूल है, या आपकी एग्जाम है बनारस तो आप दक्षिण दिशा में नहीं जाएंगे, या दिशा शूल। ऐसी भावना अगर आपके मन में है तो यह गलत है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, बिल्ली अगर आपका रास्ता काट दी तो आप रुक जाएंगे। यह सब जो वहम है, जो साइकोलॉजिकल निगेटिव जो थॉट आता है आपके मन में, यह सब नहीं रखना चाहिए। तो इसको कहा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद तथा ज्ञानार्जन की सुधार की भावना रखें, तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना रखें, यानी हमेशा ज्ञान की प्राप्ति करते रहना चाहिए। यह जरूरी नहीं कि हम टीचर हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम कुछ नहीं, छोटे बच्चों से हम कुछ नहीं सीख सकते, हम सीख सकते हैं। सबसे सीखने की गुंजाइश होती है, हमेशा जो संभावनाएं हैं वह सीखने की आप अपने मन में बरकरार रखें। कहीं भी है उसको ध्यान से देखें कि क्या हो रहा है, या हमसे बेहतर है कि कैसा है, क्या सीखने लायक है, वो सब चीजें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, मानववाद यानी मनुष्यता की भावना अपने मन में रखें कि अगर हम मनुष्य हैं, अगर हमको किसी बात से कष्ट हो रहा है, अगर कोई हमको अपशब्द कर रहा है, तो अगर हमको तकलीफ हो रही है, तो एक गरीब व्यक्ति है जो भीख मांगता है, उसको अगर आप शब्द कहेंगे तो उसको भी तकलीफ होगी। ठीक है, तो यह मानववाद या ज्ञानार्जन की सुधार की भावना रखें। अगला देखें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, यानी कहीं भी भीड़ है, अगर वह हिंसा पर उतारू है तो उस भीड़ का हिस्सा आप न बने। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे देखते हैं कहीं भी ऑर्गेनाइज हो जाती है भीड़, तो सरकारी संपत्ति होती है, सार्वजनिक संपत्ति, उसको जला देती है, तोड़ देती है, उसका नुकसान पहुंचे। ऐसी भावना अपने मन में न रखें। ठीक है, उससे दूर रहे, उस भीड़ का हिस्सा न बने। इसकी बात 9 का है। 10वां का है, व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, जो भी व्यक्तिगत कार्य है या सामूहिक कार्य है, जो भी गतिविधि है जो सही दिशा में हो, उसके सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ती हुई उपलब्धियों को नई ऊंचाइयां छू ले। जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए
उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। यानी जो भी गतिविधियां हैं, चाहे वह सार्वजनिक हो चाहे व्यक्तिगत हो, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और हमेशा आगे यह प्रयास आगे निरंतर जारी रहे, जिससे देश आपका ग्रोथ करे। ठीक है, ऐसे गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे जो देश को पीछे ले जाए। ठीक है, तो उसकी बात किया है। अब जब चलिए सबको आपने पढ़ लिया, 11वां आपके लिए विशेष है। 11वां क्योंकि बाद में जोड़ा गया। ठीक है, पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के माता पिता तथा प्रतिपालक के संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा प्रदान करने का अवसर दे। ठीक है, तो यह बाद में जोड़ा गया और यह क्वेश्चन पूछता है कि यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ। एक बार हम चर्चा किए थे कल वाली क्लास में। संशोधन हुआ और इसके तहत 3 कार्य हुए। एक अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया, एक 45 में कुछ बातें कही गई जिसको हमने बताया था, अभी बता देते हैं, और एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, यानी पहले 45 में क्या व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य प्रत्येक 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएगा। लेकिन कब कराएगा? जब संसाधन हो जाएंगे तब कराएगा। जब संसाधन हुए तो कौन सा संशोधन हुआ? 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। और इसके तहत अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे का यह अधिकार होगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं था, वाद योग्य अभी नहीं है। तो वाद योग्य नहीं था तो कहा गया कि जब संसाधन हो गया तो यह 86वां संविधान संशोधन किया गया और यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। और यहाँ पर माता पिता को यह कर्तव्य बताया गया कि भाई अपने बच्चों को आप अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अवसर दें। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया कि 6 वर्ष से कम बच्चे को आयु के बच्चे को शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य की भी व्यवस्था की जाएगी। तो 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत। और कब जोड़ा गया? 2002 में जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के माता पिता व प्रतिपालक के संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, तो यह आपके 11 मौलिक कर्तव्य हुए और इससे संभावना जो क्वेश्चन की बनेगी 11वां मौलिक कर्तव्य को आप याद करना है। पूरा प्रयास करिएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य याद करिएगा। 11वां मौलिक कर्तव्य को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके संशोधन के बारे में। और इसके पहले जो मैंने बताया था किस देश से लिया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य किस देश से? रूस से लिया गया। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 क में तथा अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अतः कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे भाग 5, तो उसमें हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।